हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करते हैं। जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं सबको वेलकम है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके लिए कि ज़रूर तैयारी करें, समझ गए। अगर नहीं तैयारी करेंगे तो माय डियर कोई नहीं आपको जो है बचाने वाला है। ज़िंदगी में आप आए हैं तो कोर्स कर रखे हैं, फॉर्म भर रखे हैं, तो कुछ मेहनत ज़रूर कर लीजिए। मेहनत नहीं कीजिएगा माय डियर तो आपको कोई जो है एक पैसा नहीं देने वाला है, समझ गए। क्योंकि आपके गार्जियन आपको एएनएम करा रखे हैं। आपका दायित्व बनता है कि किसी तरीक़ा से टाइम निकाल कर पढ़ाई कर ले, 1-2 महीना और जॉब ले ले। जॉब ले लीजिएगा, उसके बाद आप खेलते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कोई टेंशन नहीं किसी को होगा, समझ गए। लेकिन जब तक आप जॉब नहीं करेंगे तब तक सबको दिक्कत होगा। तो मैं यही कहूँगा पढ़ाई शुरू कर दीजिए, 1-2 महीना मेहनत कर लीजिए। चाहे आप हाउसवाइफ़ क्यों ना हो, चाहे आप अपना घर क्यों नहीं चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होगा, समझ गए। जॉब लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आज हम लोग 32वां नंबर का वीडियो लेकर आए हैं। आपके इस जॉब लेने में थोड़ा-सा हम अपना भूमिका भी निभा रहे हैं कि आप लोग को जॉब अच्छे से हो जाए। इसके लिए मैं आपको कंटिन्यू तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर आइए, ज़रूर पढ़िए, ज़रूर समझिए चीज़ों को, और अपना से थ्योरी ज़रूर पढ़िए। थ्योरी के लिए मैं बार-बार कहता हूँ कि खुद से पढ़ना ज़रूर शुरू कीजिए। तो आज का हमारा 32वां नंबर का थ्योरी है। 2-3 टॉपिक लेकर आया हूँ, समझ गए। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर कि कौन-कौन से डिब्बे के कचरा में किस रंग का कचरा को किस डिब्बा में रखना चाहिए, समझ गए। दूसरी चीज़ें कुछ हम लोग वन लाइनर प्रश्न को भी आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला कहता है कंबाइंड ओरल पिल्स, मतलब सीओपी, जिसको कंबाइंड ओरल पिल्स कहते हैं, बहुत कम मात्रा में संश्लेषित एस्ट्रोजन, सिंथेसिस एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं। कहता है कि अगर मुंह वाला जो पिल्स कंबाइंड ओरल पिल्स होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में सिंथेसिस जो है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, समझ रहे हैं चीज़ों को, बहुत कम मात्रा में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कंबाइंड ओरल पिल्स कहाँ इस्तेमाल होता है आप लोग को पता है। माला एन और माला डी, इसका भी इस्तेमाल कहाँ होता है पता है। कुल इसमें एक पैकेट में 28 गोलियां, 28 पिल्स होता है, जिनमें 21 गर्भ निरोधक गोलियां कंट्रासेप्टिक पिल्स होता है, और 7 जो है आयरन की गोलियां होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि माला एन और माला डी में कुल कितने एक पैकेट में दवाई होते हैं, तो कुल 28 होता है। जिसमें से ये भी पूछ सकता है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स कितना होता है, तो 21, और सिर्फ आयरन का पूछेगा तो 7 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके। चलिए बहुत अच्छा है, ये वीडियो नहीं देखिएगा तो 1-2 नंबर यहाँ से आज आने ही वाला है आपका एग्जाम में। कहता है गर्भ निरोधक मुखीय गोली, यही कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स, अंडोत्सर्ग ओवुलेशन की प्रक्रिया को प्रिवेंट कर महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से बचाती है। कहता यह है कि जो मुंह से लेने वाला जो गर्भ निरोधक गोलियां है, यह ओवुलेशन की प्रक्रिया को क्या करता है, रोकथाम करता है, प्रिवेंट करता है, और महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से बचाता है, समझ गए। चलिए, डीएमपीए तथा एनईटीईएन इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक दवा है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, समझ गए ना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन जो है कंट्रासेप्टिव पिल्स है और कौन इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है। तो देख लीजिए, माला एन और माला डी जो है आपका ओरल पिल्स है। इंजेक्ट वाला जो गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं डीएमपी और एनईटीईएन है, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है टेक्स्ट ट्यूबक्टोमी, ओमेन में उपयोग लिए जाने वाला गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन है। ट्यूबक्टोमी जो कि आपके फैलोपियन ट्यूब में महिलाओं में होता है, समझ गए, यह एक अस्थायी विधि है। बाकी ये सब जो देखे हैं ये सब अस्थायी है विधि, समझ गए। आगे चलिए देखते हैं। आगे भी हम लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रश्न को आज हम लोग शामिल किए हैं, तो आज हम लोग यहाँ भी देखने वाले हैं, समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने प्रश्न है, एनएसवी का पूरा नाम होता है नन एस्क्लेपल वेस्कोटोमी, नन एस्क्लेपल वेस्कोटोमी, समझ गए। यह मेल्स में उपयोग होने वाला है, समझ गए। यह पुरुषों में कंट्रासेप्शन के लिए परमानेंट मेथड होता है। तो ये चीज़ को समझ गए, पुरुष में कौन, महिलाओं में कौन सर्जरी होता है। ह्यूमन में मतलब मनुष्य में प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन आपसे पूछ सकता है, समझ गए, कि कितना प्रेगनेंसी का जो है अवधि होता है गर्भावस्था का। दिन में पूछेगा तो 280 डेज, सप्ताह में पूछेगा तो 40 वीक्स, समझ गए। महीनों में पूछेगा तो 9 मंथ्स 7 डे, समझ गए। लूनर टाइम में पूछेगा तो 10 लूनर,
समझ गए, मंथ्स। तो इसको आपको याद रखना है, ये चीज़ को याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे जो जैसे मान गए आज से कोई महिला जो है अपना उसका मान गए कोई महिला का मेंसेज जो होता है मासिक स्राव आज से बंद हो गया, ठीक है, आज से बंद हो गया, समझ गए। अब बंद होने की तारीख से लेकर, समझ गए, बंद होने की तारीख से लेकर आपके जब बंद हो जाता है और जब लास्ट उसी समय से हम लोग जोड़ते हैं तो ये जो एक ईडीडी टाइम होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। यह संभावित तिथि होता है डिलीवरी होने का, और यह पता हम लोग करते हैं गुना भाग करके कि कब जो है बच्चा जन्म ले सकता है, समझ गए। एक होता है एलएमपी। एलएमपी होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मतलब एक महिला में कब जो है अंतिम बार मासिक स्राव आया था, वह एलएमपी होता है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। और ये दोनों याद है तो आप निकाल सकते हैं आराम से, समझ गए। तो अगर आप लास्ट मेंसेज पीरियड का तारीख याद है तो आप उसमें 9 महीना 7 दिन जोड़ देंगे तो जो है आगे का डेट आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का। तो ये चीज़ें हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने आंकड़ा है, कहता है कंडोम वर्ल्ड में सबसे अधिक यूज में लिया जाने वाला कंट्रासेप्टिक मेथड है, मतलब गर्भ का निरोध करने वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है, पता है आप लोग का, समझ गए। कंडम कंट्रासेप्शन का अस्थायी यानी टेम्परोरी मेथड है जो कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल पार्टनर द्वारा यूज में लिया जाता है। कंडोम बैरियर निरोधक साधन, बैरियर कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, समझ गए, याद रखिएगा। चूँकि बैरियर कंट्रासेप्टिव डिवाइस, यह बैरियर एक प्रकार से क्या है आपका मेथड है। अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक साधन, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, गर्भाशय में निषेचित अंडे फर्टिलाइज ओवम के इम्प्लांटेशन को रोकता है, मतलब IUCD, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, समझ गए। IUCD जो होता है यह यूट्रस के अंदर लगाया जाने वाला एक डिवाइस है जो इम्प्लांटेशन को, मतलब निषेचित जो ओवम होता है उसको इम्प्लांट होने से, समझ गए, उसको जो है रोकता है। क्योंकि निषेचन के बाद जो है सारा विकास जो है भ्रूण का यूट्रस में ही होना चाहिए, तो उस यूट्रस में लगा तो होता है ये IUCD, तो फिर यह बच्चा का इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, तो नहीं हो पाता है, रोक देता है। लिप्स लूप प्रथम संतति अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक साधन, फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि डबल एस आकार की डिवाइस है, आजकल इसका यूज नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लिप्स लूप जो है प्रथम संतति अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक साधन जो है जो कि डबल एस आकार की डिवाइस है, आजकल इसका उपयोग नहीं होता है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, आगे यहाँ पे हम लोग चलते हैं, आगे देखिए, यहाँ पे हम आगे चलते हैं। देखिए कहता है कॉपर टी जो है, कॉपर टी 380 लगभग 10 वर्ष तक प्रेगनेंसी से बचा सकती है, समझ गए। कॉपर टी 380 इसलिए नाम देता है क्योंकि यह इसका एरिया जो होता है 380 होता है। ओके, आगे देखते हैं। कॉपर रखने वाली IUCD, कॉपर कंटेनिंग IUCD द्वितीय संतति अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक साधन है, जबकि हार्मोनल IUCD थर्ड जनरेशन IUCD है, मतलब जिस IUCD में हार्मोन का यूज किया जाता है उसको जो है थर्ड जनरेशन कहते हैं, जिसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है वह सेकेंड जनरेशन इसको कह सकते हैं, समझ गए। उसके बाद है प्रोजे स्टार्ट तथा LNG20 हार्मोनल IUCD या थर्ड जनरेशन IUCD। अभी पढ़े हैं कि हार्मोन वाला थर्ड जनरेशन होता है, वह हार्मोन वाला LNG20 होता है या प्रोजे स्टार्ट्स होता है, समझ गए, याद रखिएगा। यह हार्मोनल इंट्रा यूटेरिन डिवाइस कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। ओके, आगे देखिएगा, यहाँ पे असमान योनि रक्तस्राव एबनॉर्मल वैजिनल ब्लीडिंग IUCD का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि IUCD का सबसे मोस्ट कॉमन जो है साइड इफेक्ट कौन सा होता है, तो ब्लीडिंग, वैजिनल ब्लीडिंग होता है। ये सब प्रश्न थियोरिकल है, पढ़ना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए, वरना नहीं पढ़िए तो आपकी मर्जी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये सब जिंदगी भर MCQ के पीछे मत भागिए, ऐसे प्रश्न सब आपके कॉन्सेप्ट को खोलेगा, समझ गए, बहुत सारी चीज़ को क्लियर करेगा, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके,
आगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है माला एन और माला डी मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां है। कंबाइंड ओरल पिल्स गर्भ निरोधक हेतु महिला द्वारा यूज में ली जाने वाली मोस्ट कॉमन पिल है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपको याद में रखना है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपके सामने हम बहुत ही अच्छा प्रश्न और लेकर आए हैं। इसमें से भी एक प्रश्न निश्चित है, समझ गए। विभिन्न स्वास्थ्य जो कमेटी है, कमेटी का नाम, उसका गठन कब हुआ था, गठन वाला ज़्यादा पूछने की चांस है। ठीक है, कि इसका गठन कब हुआ था। एक प्रश्न तो यहाँ पे लिख के रख लीजिए कि एक प्रश्न आएगा ही आएगा, समझ गए। ये 10-11 अगर याद करते हैं तो 1 नंबर आपका फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। जैसे भोर कमेटी 1943, भोर कमेटी याद रखना है कि 1943 में इसका गठन हुआ। ओके, ये सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल वाला गठन है, तो इसको याद ही रखना है, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, भोर कमेटी 1943 में, समझ गए, याद रखिएगा, सब 1900 के बाद ही है। मुलादियर कमेटी जो कि 1959 में, याद रखिएगा, याद करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत होगा। 1959 में मुलादियर कमेटी, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, 1959 मुलादियर कमेटी। ओके, चड्ढा कमेटी, च से चड्ढा और च से देख लीजिए 1963। ठीक है, चड्ढा कमेटी 1963। मुखर्जी कमेटी 1965। ओके, कौन सा, मुखर्जी कमेटी 1965 में, याद रखिएगा। जंगल वाला कमेटी, जंगल वाला कमेटी जो होता है वह 1964। अब आपको लगता होगा कि भोर कमेटी 1943, मुलादियर 1959 और चड्ढा 1963, ये सब जो है बहुत ज़्यादा नामी गिरामी कमेटी सब बना था। तो आपको ये लगता होगा कि ये सब पूछेगा, लेकिन ये सब तो पूछता ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा पूछ देता है जो लोग उसको पढ़वे नहीं करता। जैसे जंगल वाला कमेटी, जंगल वाला कमेटी 1964, याद रखना है, मुखर्जी कमेटी के 1 साल पहले हुआ था, समझ गए ना। तो सीरियल से भी अगर याद रखना चाहिएगा तो आराम से याद कर सकते हैं। करतार सिंह कमेटी 1972 में, इस चीज़ को याद रखिए, करतार सिंह कमेटी 1972, समझ रहे हैं। श्रीवास्तव कमेटी 1974 में, समझ गए, श्रीवास्तव कमेटी 1974, इस चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखना है। ओके, श्रीवास्तव कमेटी कब, श्रीवास्तव कमेटी कब, 1974। करतार सिंह कमेटी 1972, जंगल वाला 1964। तो इस चीज़ को जो है आपको क्लियर करके ध्यान करके रखना है, समझ गए। मेहता कमेटी की बात आएगा तो 1983 में, बजाज कमेटी 1985 में। ओके, ग्रामीण रूरल हेल्थ स्कीम 1977 में आया था, और नर्सिंग एवं नर्सिंग व्यवसाय पर हाई पावर कमेटी का गठन 1987 में किया गया था। और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नर्सिंग पर हाई पावर कमेटी का गठन 1987 में किया गया था। एक बार और हम रिपीट करते हैं, श्रीवास्तव कमेटी जो आपका आया 1974 में, जंगल वाला 1964 में। ओके, ठीक है, इससे 1 साल पहले मुखर्जी कमेटी 1 साल बाद आया, और 1 साल पहले आया जंगल वाला। ठीक है, जंगल यानी मुखर्जी साहब ने जंगल में गाया, तो पहले कौन, मुखर्जी साहब। ठीक है, मुखर्जी जंगल में गाया, तो जंगल 1964, और मुखर्जी कब गए, 1965 में गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, 1987 में नर्सिंग और नर्सिंग व्यवसाय पर हाई पावर गठन किया गया। रूरल हेल्थ स्कीम, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977, और बजाज कमेटी 1985, मेहता कमेटी 1983। ओके, श्रीवास्तव कमेटी 1974। ओके, करतार सिंह 1972, जंगल वाला 1964, और मुखर्जी 1965, चड्ढा 1963, मुलादियर 1959, सबसे पहले भोर कमेटी। तो पहले ऐसे याद रखिए, आप लोग आराम से याद रख सकते हो, कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे आसानी से याद रखने का तरीका ये है कि आपको जो है भोर कमेटी आया सबसे पहले, और सबसे लास्ट में कौन सा कमेटी आया, बजाज कमेटी। ओके, बजाज कमेटी से ठीक पहले मेहता कमेटी 1983 में था। तो ये दोनों 83-85 यानी मेहता और बजाज याद रख लीजिएगा। ठीक है, भोर कमेटी 1943 सबसे पहले आया, उसके बाद वाला जो एक कमेटी था वह 1959 में जो है मुदालियर कमेटी आया। तो 4 तो ऐसे ही याद हो गया, बच गया बीच में 4। तो 1964-65 में याद रख लीजिएगा कि 64 में जंगल वाला और 65 में आया मुखर्जी, तो 2 ये भी याद हो जाएगा। बच जाएगा 3 कमेटी, तो 72-74 में आया करतार सिंह, और श्रीवास्तव साहब आज गए 1974 में, समझ गए। बाकी एगो बच गया 63 वाला, तो वह चड्ढा वाला जो है बेचारा
63 में आया, या फिर 63-64 ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चड्ढा जी आ गए 63 में, जंगल वाला आ गया 64 में, मुखर्जी साहब आ गए 65 में। समझ गए? तो 63, 64, 65 लगातार चड्ढा, जंगल वाला और मुखर्जी ऐसे भी याद रखिए। 3 ये हो जाएगा। 72-74 यानी करतार सिंह 72 और श्रीवास्तव जो है आ गया आपका जो है आगे 74 में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और बाकी 77 में तो यह स्कीम है और 87 में तो आपका ये नर्सिंग व्यवसाय पर हाई पावर का गठन। तो याद कर लीजिएगा। आगे चलते। अब यहाँ पे आप लोग को एक और ज़बरदस्त, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने का बहुत बहुत चांसेज है। समझ गए? यहाँ से भी एक नंबर बहुत बहुत ज़्यादा जो है आने की संभावना है। कैसे? देख लीजिए। जैसे आप लोग एएनएम के कैंडिडेट हैं, एएनएम का आप लोग प्रशिक्षण लिए हैं, तो आप लोग को एक ज़रूर पढ़ाया होगा कि अस्पताल में हम लोग कचरे का प्रबंध कैसे करेंगे। समझ गए? बायोमेडिकल पढ़ाया गया होगा। तो बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि किस डिब्बे में, किस रंग के डिब्बे में किस प्रकार के कचरे को हम लोग डालेंगे। समझ गए? चलिए, आज हम आपको 4 डिब्बा ही बताएंगे। 4 डिब्बा याद रखना है आपको कम से कम। रेड बीन, समझ गए? डस्टबिन, समझ गए ना? रेड बीन, नीला ब्लू बीन, येलो पीला बीन और ब्लैक काला बीन, ये याद रखना है। समझ गए? इधर डिब्बा है और इधर सामान हम लोग डालते हैं। जैसे लाल रेड बीन में हम लोग डालेंगे जैसे प्लास्टिक वाला जो भी सामान वगैरह होगा ना, तो वह जो है हम इस लाल वाले डिब्बे में डालेंगे। समझ गए? जैसे एनजी ट्यूब, जैसे नोजोगोस्टिक ट्यूब में जो हमारा फीडिंग वुडिंग के देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर वह किसी पेशेंट से निकालेंगे तो बेकार हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, तो वह भी प्लास्टिक का ही बना होता है, रबर प्लास्टिक वाला। तो यह डालते हैं लाल रिबन में। ओके। आईवी सेट हमारा होता है, वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है। कैथेटर, ये भी प्लास्टिक का ही होता है। और अन्य सभी प्लास्टिक के सामान भी जो होता है वो हमारा इसी लाल वाले रिबन में जाता है। ओके, सॉरी, बीन में जाता है। नीला जो ब्लू बीन होता है उसमें जितने भी नुकीले सामान होते हैं, जैसे नीडल हो गया, स्कल्प हो गया, ब्लेड हो गया, यह सब हम नीले वाले में डालते हैं। ओके। तीसरा है हमारा पीला कलर का। पीला कलर में हम लोग जितने भी मानव के अंग हो गए, जैसे प्लेसेंटा वगैरह, जन्म के बाद कट्टे फटे अंगों का, समझ गए, ब्लड मवाद, इस सब को हम इस पीला वाले में डालते हैं। समझ गए? रक्त से लगे हुए कॉटन, गौज पीस, पट्टी, बिस्तर के कपड़े, ये सब पीला वाले में हम लोग डालते हैं। ओके। चौथा नंबर का है काला बीन, ब्लैक। इसमें हम लोग ऐसे कचरे डालते हैं जैसे कुछ खाना बच जाता है, समझ गए, फल हो गया, दवाई का रैपर हो गया, ये सब को हम लोग काला वाला में डाल देते हैं। ओके। कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ बच जाता है, वह भी हम इस काले वाले में ही डाल देते हैं। तो ये आपको चारों डिब्बा याद होनी चाहिए। लाल डिब्बा में प्लास्टिक के सामान, नीला डिब्बा में नुकीला सामान, पीला डिब्बा में मानव से संबंधित ऑर्गेन, समझ गए, ब्लड उलड, मवाद उवाद। ओके। और चौथा है इसमें पेपर ऊपर, दवाई, खाना शेष बचा हुआ, एक्सपायरी दवाएं, ये सब जो है हम ब्लैक वाले में डाल देते हैं। ओके। तो नॉर्मली आपको ये 4 याद रखना है, समझ गए, ज़्यादा कष्ट नहीं करना है आप लोग को। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में करके चलना है। तो मैंने आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न आपको आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डेली टॉपिक वाइज वीडियो, अभी कुछ वीडियो ला दूंगा, कहिएगा तो। और अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन ज़रूर बताइएगा कि क्या इस प्रकार के आपको वीडियो नॉलेज वाला चाहिए या नहीं चाहिए, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी खुले और एग्जाम में क्वेश्चन भी आए। तो कहिएगा तो ये लाएंगे, और नहीं कहिएगा तो MCQ ही लाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर बताइएगा। ओके। बाकी ये पढ़िएगा जरूर, बहुत मस्ट है, हम अपने से अच्छे करके लाए हैं। बाकी आपका जैसा मन, समझ रहे हैं ना। चलिए, हम मिलेंगे आपसे आगे के वीडियो में।